लौंडी अमीर बेटी तो दूसरी गरीब बेटी। आज साक्षी और संध्या दोनों बहनों का रिजल्ट आया था और दोनों ही बहनें 10वीं की एग्जाम में प्रथम आई थी। दीदी देखो ना, हमारा स्कूल तो अब खत्म हो गया, लेकिन क्या फायदा, इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अब हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। तुझे आगे पढ़ने का मन है तो तू जरूर पढ़ेगी, लेकिन दीदी शहर में पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं ना, और माँ अकेले इतने पैसे कहाँ से लाएगी। अरे पगली, तू वो सब छोड़, माँ से मैं बात कर लूंगी, तू बस मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दे। घर आने के बाद साक्षी अपनी माँ से संध्या को पढ़ने के लिए शहर जाने के बारे में बोलती है। देखो साक्षी, मेरी जहाँ तक औकात थी मैंने तुम दोनों को पढ़ा दिया। अब तो भगवान से बस एक ही विनती है, तुम दोनों का मैं अच्छे घर में शादी करा दूं। अब पढ़ाई लिखाई का भूत अपने दिमाग से उतार और घर के कामकाज सीख। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप जो बोलोगे वो सब करूंगी। बस माँ, संध्या को उसके सपने पूरे करने दीजिए। मैं घर के काम के साथ साथ आपका सिलाई में भी हाथ बटाऊंगी। माँ सोचो, संध्या अगर पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन गई तो गांव में हमारी कितनी इज्जत होगी। लोग कहेंगे वो देखो अफसर बिटिया की माँ जा रही है, और मुझे कहेंगे वो देखो अफसर बिटिया की बहन जा रही है। माँ, संध्या के साथ साथ इस पूरे गांव का नाम रोशन होगा। पर बेटी, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना। माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं ना, वो दे दीजिए। माँ, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, ये संध्या की जिंदगी का सवाल है, और संध्या अगर अफसर बन गई तो मैं सोचूंगी मैंने अपना भी सपना पूरा कर लिया। प्लीज माँ। साक्षी के बार बार मनाने पर कल्याणी देवी अपनी छोटी बेटी संध्या को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। संध्या के अच्छे नंबर की वजह से उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। दीदी, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था, बहुत मजा आया, मेरी तो यहाँ दोस्त भी बन गई। संध्या, तुझे वहाँ हमने सिर्फ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना मेरी बहन, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं बल्कि मेरा भी सपना है। ठीक है दीदी, आप माँ का ध्यान रखना। ठीक है, बाय। उधर संध्या शहर में रहकर पढ़ाई करने लगती है और साक्षी घर में रहकर माँ के कामों में उनका हाथ बटाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अरे कल्याणी बहन, आखिर साक्षी बेटी की शादी कब करोगी? अब तो इसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। अरे बहन, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। एक लड़का है, कहो तो मैं बात करूं। नहीं काकी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। जब तक मेरी छोटी बहन अफसर नहीं बन जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। इधर संध्या को कॉलेज में ही संतोष नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, और जैसे ही संध्या IAS अधिकारी बनती है वैसे ही संतोष संध्या को अपने घर वालों से मिलवाकर वहीं शादी तय कर लेता है। मैं कह रही थी एक बार माँ और दीदी को भी बुला लेते, आखिर ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। ओ कमोन, तुम ही तो कहती हो वो लोग गांव से हैं, और यहाँ देखो यहाँ पर सब लोग कितने अमीर और अच्छे लोग हैं। अब यहाँ वह लोग आएंगे तो सब उनको देखकर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं शादी के बाद तुम्हें अपनी माँ और बहन से मिलवा लाऊंगा। इधर साक्षी और कल्याणी देवी संध्या के लिए परेशान हो रही थी। माँ, अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, आखिर IAS अधिकारी का रिजल्ट भी आ गया और संध्या का अभी तक कोई कॉल नहीं आया। मैं फोन मिला रही हूँ तो हॉस्टल में भी उसका कुछ अता पता नहीं है। अब तो मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है। तभी उसमें से संध्या और संतोष बाहर निकलते हैं। तुम सब लोग आपस में बात करो, तब तक मैं पास के होटल में आराम करता हूँ। बेटा, पहली बार घर आए हो, अंदर तो आओ। अरे माँ, इनको गर्मी में रहने की आदत नहीं है ना, आप जाइए। संध्या, तुमने शादी कर ली और हमसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा। पूछती भी तो क्या ही करते आप लोग। जिस तरह से संतोष और उसके घर वालों ने हमारी शादी करवाई है, क्या आप उस तरीके से हमारी शादी करवा पाते? ओफो, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, आप लोग आखिर इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हैं यहाँ? माँ, मेरी सैलरी तो अभी आई नहीं है, लेकिन मैं अपने पति से बोलकर आप लोगों के लिए यहाँ AC लगवा दूंगी। AC क्या, मैं तो कहती हूँ आप लोग भी शहर में एक फ्लैट ले लीजिए और अपना रहन सहन का तरीका भी थोड़ा चेंज कीजिए। मुझे तो शहर में आप लोगों के बारे में लोगों से बताते हुए भी शर्म आती है। आखिर मैं किस मुँह से कहूँ
कि जिसके पीछे नौकरों की लाइन लगी रहती है, उसकी माँ और बहन इतनी गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। संध्या, बस बहुत हो गया। हमें तो लगा तू अफसर बनकर गांव से लेकर शहर तक हमारा नाम रोशन करेगी, लेकिन तू तो हमें ही नीचा दिखा रही है। ये मत भूल, पैसा रिश्तों से कभी बड़ा नहीं होता। अरे इसमें बुराई क्या है? देखो, अमीर लोगों की हर जगह इज्जत होती है, गरीब फटीचर लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती। मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए आप लोग। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। तू जा और अपने पैसों पर ऐश कर। हमें तेरे पैसों से कोई लालच नहीं है। हम माँ के साथ बहुत खुश हैं। अब तू जा सकती है। संध्या मुंह बनाते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है और साक्षी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। तभी एक दिन कल्याणी देवी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। साक्षी बेटी, पता नहीं ऑपरेशन के बाद मेरा क्या होगा, शायद मैं बचूंगी या नहीं। बेटी, एक बार संध्या को देखना चाहती हूँ, तो एक बार उसे मेरे बारे में बता दे। देखना, वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। ठीक है माँ। साक्षी को तो संध्या का घर भी पता नहीं था, इसलिए वो पता करते करते उसके ऑफिस पहुंच जाती है। अरे रे, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकती। मैडम अभी मीटिंग में है। आप एक बार बस मैडम को बता दीजिए कि उसकी दीदी उनसे मिलने आई है और उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ठीक है। गार्ड कुछ देर बाद आता है और कहता है, मैडम ने उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए हैं। तभी उधर से संध्या आती है। दीदी, ये क्या तरीका है? ये मेरा ऑफिस है और यहाँ ये लोग आपको देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखिए। हाँ बहन, मैं भूल गई थी। अब तो तू बहुत बड़ी बन गई है ना, अब तुम्हें हम लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ है ना, वो नहीं समझती। उसे लगता है तू जब उसके बारे में सुनेगी तो उससे मिलने वो सरकारी हॉस्पिटल में भागते हुए आएगी। खैर, मुझे तेरे इन पैसों की जरूरत नहीं है, ये तू अपने पास रख। उसके बाद साक्षी रोते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी वो एक गाड़ी के आगे आ जाती है। अरे तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? तभी जब वो कार वाला गाड़ी से बाहर आता है तो साक्षी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे साक्षी, तुम? दरअसल कबीर और साक्षी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कबीर साक्षी को पसंद करता था और आज कबीर पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। वह जब साक्षी के बारे में उसे जानता है तो उसे बहुत दुख होता है और वह कल्याणी देवी का ऑपरेशन करता है और कुछ दिनों में कल्याणी देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद कबीर कल्याणी देवी से साक्षी का हाथ मांगता है। ये तो हमारी बेटी के अच्छे कर्मों का फल है, जो मुझे तुम जैसा नेक बेटा दामाद के रूप में मिल रहा है। जब बेटा कह ही दिया है तो आपको इस बेटे की एक शर्त भी माननी पड़ेगी। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। देखिए माँ जी, आप मना नहीं करोगी। मेरी माँ तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन आपके रूप में मुझे फिर से माँ मिल चुकी है। उसके बाद कबीर और साक्षी की शादी हो जाती है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तभी एक दिन संध्या का फोन आता है। दीदी, मैं जीने से गिर गई हूँ। मेरे पैर से बहुत खून निकल रहा है, मुझे बचा लो दीदी। उसके बाद कल्याणी देवी, साक्षी और उसका पति तीनों जल्दी से संध्या के घर पहुंचते हैं और देखते हैं संध्या जमीन पर बेहोश पड़ी है और घर में कोई नहीं है। जल्दी से कबीर संध्या का इलाज करता है और कुछ देर बाद संध्या को होश आता है। मुझे माफ कर दो माँ। दीदी, मैं पैसों के घमंड में सब कुछ भूल गई थी। मुझे लगने लगा था जिंदगी में पैसे ही सब कुछ होता है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, इंसान कितना भी पैसा कमा ले, अगर उसकी जिंदगी में प्यार नहीं है तो सब बेकार है। आज मेरे घर वालों के पास मेरे लिए समय नहीं है और जिसका मैं बिल्कुल बेइज्जत नहीं की, वो मेरे एक बार कॉल करने पर भागते हुए मेरे पास आ गए। मैं बहुत गलत थी माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, गलती इंसान से हो और पश्चाताप से बड़ा कोई माफी नहीं होता। लेकिन याद रखना, पैसों का कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। जुड़वा स्टूडेंट की डोली और अर्थी। कंचन और चंचल दोनों जुड़वा बहनें थी। जहां चंचल बहुत ही शरारती और नटखट थी, वहीं कंचन बहुत ही शांत स्वभाव की समझदार लड़की थी।
कहने को तो दोनों ही बहनें जुड़वा थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ कंचन का सपना पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनने का था, वहीं चंचल बस अमीर घर में शादी करके बड़े ही ऐशो आराम से अपना जिंदगी गुजारने का सोचा करती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या कंचन, जब देखो किताब लेकर बैठी रहती हो? चलो ना, चलकर घर घर खेलते हैं। नहीं चंचल, मुझे अभी स्कूल में बहुत सारे काम करने हैं, साथ में रिवीजन भी करना है। अरे पागल, क्या करेगी इतना पढ़कर? जितना ही ज्यादा पढ़ाई करोगी, आगे चलकर तुम्हें उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद पैसों के लिए तुम्हें दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। तभी उधर से उन दोनों की माँ आती है और चंचल की बातें सुनकर हंसते हुए कहती है अच्छा, फिर तू क्या करेगी बड़ी होकर? माँ, मैं तो एक अमीर राजकुमार से लड़के से शादी करूंगी और फिर पूरी जिंदगी रानी की तरह आराम से बिताऊंगी। अच्छा जी, लेकिन बेटा, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी होती है। शादी ब्याह तो किस्मत की बात है। अभी फिलहाल तुम दोनों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चंचल को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। वो बस नाम की ही पढ़ाई करती थी, जिससे वो किसी भी तरह से बस पास हो जाए। वो तो हमेशा बस अपने शादी के ही सपने देखा करती थी। चंचल कंचन के साथ रोज स्कूल तो जाती थी, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता था। वहीं कंचन हर साल अपने क्लास में टॉप आती थी। इसी तरह समय बीतता गया और अब दोनों ही बहनें जवान हो गई और कॉलेज में आ गई। चंचल बहुत खुश थी। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब तो कॉलेज में हैंडसम अच्छे लड़के मिलेंगे, बहुत ही मजा आएगा। दोनों जुड़वा बहनें खुशी खुशी तैयार होकर घर से कॉलेज के लिए निकलने वाली होती है। ओफो चंचल, जल्दी कर, वरना आज फर्स्ट डे ही हम कॉलेज में लेट हो जाएगा। तो इतना किस लिए तैयार हो रही है? आखिर तुझे वहाँ कौन देखने के लिए बैठा है? क्यों, लड़के होंगे ना वहाँ पर, वो सब देखेंगे ना मुझे। तू ना कभी नहीं सुधरेगी, देखना एक दिन इन्हीं लड़कों के चक्कर में मरेगी। अब चल जल्दी। उसके बाद दोनों बहनें कॉलेज पहुँच गयी। कॉलेज में इतने सारे लड़के को देखकर चंचल कहती है, अरे भाई रे, यहाँ तो हरियाली ही हरियाली है। कंचन, तो एक काम कर, तू आगे फर्स्ट डेस्क पर बैठ जा, मैं तो पीछे ही जा रही हूँ। लेकिन पीछे बैठकर तू पढ़ाई कैसे करेगी? अरे यहाँ पढ़ने कौन आया है? मैं तो चली पीछे अपने राजकुमार को ढूंढने, तू आगे बैठकर पढ़ाई कर। चंचल पीछे जाकर एक लड़के के साथ बैठ जाती है और कंचन अकेले ही सबसे आगे वाले डेस्क पर बैठी होती है और क्लास में टीचर आकर पढ़ाने लगी। तभी क्लास में दौड़ते हुए एक लड़का आया। मैं आई कम इन मिस? उस लड़के का नाम राज था और वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो आज कॉलेज का पहला ही दिन लेट आया था। उसे देखकर टीचर कहती है, आज तुम लोगों का कॉलेज में पहला दिन है, फिर भी तुम आज लेट आ रहे हो। वो मिस, आज मुझे सुबह नींद से जगने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली आज मेरा नौकर नहीं आया ना, वरना रोज वो सुबह जगा देता है। अच्छा, तुम्हें सुबह भी नौकर ही उठाता है? करोड़पति बाप के बेटे हो क्या? हाँ मिस, वो मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, अब जल्दी से सीट पर जाकर बैठ जाओ। राज को क्लासरूम में कोई भी सीट खाली नहीं दिखती है सिवाय कंचन के डेस्क के, क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट डेस्क पर कोई भी नहीं बैठना चाहता है। राज चुपचाप से कंचन के बगल में जाकर बैठ जाता है। हे हाउ आर यू? मेरा नाम राज है, और तुम्हारा? तुमसे मतलब, पढ़ने आई हो तो चुपचाप से पढ़ाई करो। कंचन को अमीर और आवारा लड़कों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ था और वो वैसे भी किसी लड़के से कोई मतलब नहीं रखती थी, इसलिए वो उससे बात नहीं करती है। इतना चिढ़ क्यों रही हो? सिर्फ नाम ही तो पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं बताना नाम, और हाँ, कल से तुम मेरे पास मत बैठना। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का। इसी तरह दोनों में काफी बहस होती रहती है और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों बहनें पैदल ही थी, तभी राज की कार धूल उड़ाते हुए वहाँ से चली गई, जिसे देखकर चंचल कहती है, अरे वाह, ये कार तो बहुत ही अच्छी है और ये लड़का भी कितना हैंडसम है। यार कंचन तो बहुत लकी है जो तुझे उसके साथ बैठने को मिला। चुप कर पागल, मुझे उसके साथ नहीं बल्कि उस पागल को मेरे साथ बैठने का मौका मिल गया। यार सही तो है, तो उससे इतना चिढ़ क्यों रही है? क्योंकि कंचन, इन अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलादों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये लोग बहुत ही मतलबी होते हैं। ये सब बस अपने फायदे के लिए लोगों का यूज करते हैं, तो इन जैसे लड़कों की बातों में मत आना। लेकिन चंचल कहाँ मानने वाली थी। उसका दिल तो राज को देखते ही मचल उठा था। अगले दिन फिर से दोनों कॉलेज आई और चंचल रोज की तरह पीछे जाकर बैठ गई और कंचन फर्स्ट डेस्क पर बैठी। और आज भी राज कल की ही तरह लेट क्लास पहुँचा। आज क्या हुआ? आज भी तुम्हारा नौकर नहीं आया क्या? नहीं मिस, आज नौकर तो आया था, लेकिन आज नौकर की भी नींद नहीं खुली। उसके बाद राज क्लास के अंदर गया और उसने देखा कि आज भी कंचन के अलावा किसी के भी डेस्क पर जगह नहीं है।
अरे यार, आज भी इस चुड़ैल के साथ बैठना पड़ेगा। ये बोलकर राज उसके बगल में जाकर बैठ गया। वहीं कंचन भी उसे देखकर मन में सोचती है, अरे ये मनहूस तो आज भी यहीं बैठ गया। हे भगवान, मुझे बचा लेना। क्लास के बाद चंचल से रहा नहीं गया और वो राज के पास आकर बोली, हे राज, हाय, मेरा नाम चंचल है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम दोनों जुड़वा बहन हो क्या? हाँ, मैं चंचल और ये कंचन। अच्छा, तो इस खड़ूस का नाम कंचन है। ये सुनकर कंचन गुस्सा हो गई। खड़ूस? खड़ूस किसे बोल रही हो? मैं खड़ूस नहीं हूँ। कंचन तो थोड़ी तो खड़ूस है ना राज? हाँ, और मुझे खड़ूस लड़कियों से बात करने में बहुत मजा आता है। इस तरह से चंचल और राज की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन राज हर रोज ही कॉलेज लेट आता और उसे कंचन की ही साइड बैठने को मिलती थी। एक दिन चंचल राज से कहती है, राज, तुम हमेशा कंचन के साथ ही क्यों बैठते हो? कभी मेरी सीट पर भी बैठ जाया करो। नहीं चंचल, तुम सबसे लास्ट में बैठती हो, वहाँ बैठकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो तुम पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ अच्छे से कर लेता हूँ मैं। तुम हर रोज तो देर से आते हो। अगर इतना ही पढ़ाकू हो तो क्या तुम जल्दी आकर दूसरी जगह जाकर नहीं बैठ सकते हो क्या? लेकिन राज कहाँ सुधरने वाला था। लेट आना तो जैसे उसकी फितरत में था। एक दिन चंचल कंचन से कहती है, कंचन, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। मतलब कौन है वो राजकुमार? अरे वो जिससे तू हमेशा झगड़ती रहती है, राज। लेकिन मैं उसे बोल नहीं पा रही हूँ। मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ? पागल हो गई है? वो एक नंबर का लफंगा लड़का है। उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और जाकर पढ़ाई कर ले, वरना एग्जाम में फेल हो जाएगी, समझी? कंचन चंचल को डांट कर भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रोज की तरह आज भी राज कंचन के बगल में ही बैठा था। तभी टीचर कहती है, सभी बच्चों अपना होमवर्क निकालो। तभी कंचन अपने बैग में अपना कॉपी ढूंढने लगी। हे भगवान, मैं तो आज कॉपी लाना ही भूल गई। हे भगवान, अब टीचर की मार से आप ही मुझे बचा सकते हो। बगल में बैठा राज समझ जाता है कि कंचन कॉपी लाना भूल गई है। अब क्या होगा? क्लास की सबसे होनहार और सुंदर लड़की की नाक कट जाएगी। इधर कंचन होमवर्क नहीं लाने की वजह से रो रही थी। मैंने सारा होमवर्क किया था, फिर पता नहीं कैसे मैं कॉपी लाना ही भूल गई। कंचन को रोते हुए देखकर राज पिघल जाता है। कंचन, रोना बंद करो, मैं तुम्हें यूँ रोता हुआ नहीं देख सकता। ये लो, मेरी होमवर्क की कॉपी तुम टीचर को दिखा दो। उसके बाद टीचर राज को होमवर्क नहीं करने की वजह से क्लास से बाहर एक पैर पर खड़ा कर देती है। कंचन क्लास से राज की तरफ देखती रही और राज उसे देखकर मुस्कुराता रहा, जैसे कि कंचन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्लास के बाद कंचन ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया राज? मेरी वजह से तुम्हें पूरे दिन क्लास के बाहर रहना पड़ा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कंचन, बस मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मतलब? कंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे और कब, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राज, मुझे भी तुम पसंद आने लगी हो। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इतना बोलकर कंचन राज के गले लग जाती है। वहीं उन दोनों की ये बातें चंचल सुन लेती है और घर आने के बाद चंचल गुस्से से कंचन से कहती है, वाह वाह, क्या बहन मिली है मुझे डांटकर तुमने साइड कर दिया और मेरे प्यार पर डोरे डालकर उसे फंसा लिया। मैंने तुझसे बड़ा आस्तीन का सांप मैंने कभी नहीं देखा। मेरा यकीन करो चंचल, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कब हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया। और सच तो ये है चंचल कि राज भी मुझसे प्यार करता है। अगर तू हमारे बीच में नहीं आती तो राज मुझसे ही प्यार करता। अरे तू तो राज से नफरत करती थी ना, फिर कैसे? अच्छा मैं समझ गई, तू भी मेरी तरह ही इसके दौलत को देखकर उस पर पिघल गई ना। हाँ, तूने सोचा कि अगर तू राज से शादी करेगी तो तेरी जिंदगी ठाठ से कट जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राज मेरा है, राज से प्यार मैं करती हूँ। मैं उसे तुम्हारा होता कभी नहीं देख सकती, समझी तुम? कंचन चंचल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। वो उस दिन के बाद से कंचन से नफरत करने लगती है। चंचल कॉलेज जाना भी बंद कर देती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है बहन? मेरी इस हालत की जिम्मेदार तू है कंचन। जा, चली जा यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तूने तो मुझसे मेरा प्यार ही छीन लिया। चंचल प्यार छीना या पाया नहीं जाता, चंचल प्यार तो हो जाता है। देख, जिद छोड़ दे। अगर आज तुझे प्यार करता तो मैं बेशक उसे भूल जाती, लेकिन वो भी मुझसे प्यार करता है। फिर ठीक है, चली जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया मतलबी है, यहाँ कोई किसी का नहीं। तूने मेरा सपना मुझसे छीना है, अब देखना मैं तुम्हारे सपनों को छीनूंगी। उसके बाद चंचल खुद को संभालती है और कॉलेज जाने लगती है। तभी एक तेज रफ्तार की कार चंचल की तरफ आ रही होती है, लेकिन चंचल का ध्यान कहीं और ही था।
तभी कंचन आती है और चंचल को धक्का देकर वो खुद उस कार के नीचे आ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तभी कंचन की आत्मा वहाँ आती है और कहती है, राज दुखी मत हो, सबको हर चीज नहीं मिल पाता है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। राज, चंचल तुमसे बहुत प्यार करती है और वो मेरी ही छवि है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चंचल से शादी कर लो। वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी, प्लीज राज। ये सुनकर चंचल को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही होती है। तभी राज उसे आकर गले से लगा लेता है और कंचन की आत्मा के अनुसार एक तरफ जहाँ कंचन की अर्थी उठती है तो वहीं दूसरी तरफ चंचल की डोली। जादुई फ्रॉक का अनोखा कुआं। आराध्या अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। आराध्या के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद आराध्या के पिता राघव शराब के नशे में डूब गया। शराब पीने की आदत इतनी हद तक बढ़ गई कि वो भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। अब आराध्या को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी शकुंतला के कंधों पर आ गई। अब शकुंतला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना और अपनी पोती का पेट पालने लगी थी। तभी एक दिन शकुंतला रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझ बुढ़िया को। बेटे बहू को गुजरे हुए 15 साल बीत गए। अब कुछ ही दिनों में आराध्या ब्याह करने के लायक हो जाएगी और अभी तक मैं एक भी पैसे नहीं जोड़ पाई हूँ। ऐसे बोलते हुए शकुंतला की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तभी घर की मालकिन मोहिनी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ अकेले खड़ी खड़ी क्या बड़बड़ा रही है? मेरा पूरा परिवार चाय का इंतजार कर रहा है और तूने अभी तक किचन की सफाई भी नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगी। जब तुम्हारी तनख्वाह के पैसे कटेंगे ना, तभी तेरी अकल ठिकाने लगेगी। अरे नहीं नहीं, बुढ़िया के साथ इतना अन्याय मत करो मालकिन। इस तनख्वाह के पैसे से ही मेरा घर चलता है। मैं इन्हीं पैसों से अपनी पोती का पेट पालती हूँ। अगर आप मेरे पैसे काट लोगी तो मैं अपनी पोती का पेट कैसे पालूंगी? भाड़ में जाए तू और तेरी पोती। चुपचाप से जल्दी जल्दी अपना हाथ चला और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ। समझ में आई मेरी बात? गरीब शकुंतला के लाख गिरगिराने पर भी उसकी मालकिन मोहिनी उसकी एक नहीं सुनती है। बेचारी बूढ़ी शकुंतला सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल पड़ती है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बेचारी शकुंतला के शरीर पर एक फटी पुरानी कॉटन की साड़ी थी, जिससे ठंड से ठिठुरते हुए वो अपने घर जाती है। तभी उसकी पोती आराध्या उनसे बोलती है, दादी माँ, आप आ गई दादी माँ। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है ताकि घर आकर आपको मेहनत न करना पड़े, और कल खाना बनाने के लिए कुएं से पानी भी भरकर ले आई हूँ। अरे मेरी पोती, तेरा बस चले तो अपनी दादी को एक भी काम करने ना दे। चल अब दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद शकुंतला और आराध्या दोनों दादी पोती मिलकर खाना खाते हैं। खाने में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे। शकुंतला अपनी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कम पैसों की वजह से वो अपनी पोती के लिए कुछ नहीं कर पाती है। तभी शकुंतला अपनी पोती से कहती है, आराध्या बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरी गरीब दादी ना तो तुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे पाई और ना ही तुझे अच्छा खाना खिला पाई। आप ऐसा क्यों बोलती हो दादी माँ? मेरा पेट भरने के लिए ही तो आप बीमार होकर भी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती हो ना। और फिर भूखे रहने से अच्छा तो 2 सूखी रोटियां भी मिल जाए तो वही काफी है। इसके बाद दोनों दादी पोती खा पीकर सो जाते हैं और फिर सुबह होते ही आराध्या अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ देखो सुबह हो गई, अब आप जल्दी से जग जाओ। आराध्या अपनी दादी को जगाने की कोशिश करती है,
लेकिन शकुंतला ठंड लगने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बेचारी आराध्या को 15 साल की उम्र में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भूख से तड़पती हुई आराध्या ने लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया। तभी आराध्या रोते बिलखते हुए अपने घर से दूर एक कुएं पर जाती है और रोते हुए बोलती है, हे कुआं, मुझे खुद में संभालो। मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। ना तो मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही कोई मुझे मुफ्त का खाना देना चाहता है। इस दुनिया में गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बचपन से ना तो कभी अच्छा खाने को मिला और ना ही कभी अच्छा फ्रॉक पहनने को मिला। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब 2 वक्त की सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रहा है तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे। मैं अब इस दुनिया में और जीना नहीं चाहती हूँ। मैं भी आपके पास आ रही हूँ दादी माँ। जैसे ही आराध्या कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक कुएं के अंदर से बहुत ही अनोखी और खूबसूरत फ्रॉक कुएं से बाहर निकलने लगती है। यह देखकर आराध्या हैरान हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आता है, आराध्या, यह तुम क्या करने जा रही हो? बेटी, आत्महत्या करना पाप है। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले तो इस कुएं से इतने सुंदर सुंदर और चमकदार फ्रॉक निकलने लगे और अब यह कुआं बोल भी रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हो क्या रहा है? घबराओ नहीं आराध्या बेटी, मैं एक जादुई कुआं हूँ जिसके अंदर तुम लोगों की तरह ही जादुई फ्रॉक की दुनिया है। मैं तुम जैसे गरीब और लाचार लोगों की मदद करता हूँ। यह सभी फ्रॉक तुम ले लो और तुम इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कुआं जी। आराध्या जादुई कुएं का दिया हुआ सारा फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है और शाम को सभी फ्रॉक को बाजार में बेचने लगती है। आओ आओ, कम पैसों में सुंदर सुंदर खूबसूरत फ्रॉक खरीद कर ले जाओ। आओ आओ। आराध्या की आवाज सुनकर रीना नाम की एक औरत वहाँ पर आती है और उसके फ्रॉक को देखकर बोलती है, अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत फ्रॉक है तुम्हारे। ये गुलाबी वाली फ्रॉक कितने की दे रही हो बिटिया? काकी, यह फ्रॉक केवल 500 का है। अरे वाह बिटिया, तुम तो इतने कम पैसों में इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक बेच रही हो। हाँ काकी, इसी बहाने गरीब लोग भी कम पैसों में ही फ्रॉक खरीदकर अपनी बेटियों का शौक पूरा कर पाएंगे। रीना खुशी खुशी आराध्या से उसके फ्रॉक खरीद लेती है। ऐसे ही थोड़ी ही देर में उसके सारे फ्रॉक बिक जाते हैं। शाम को जैसे ही आराध्या घर लौटने को होती है, तभी उसके पास रास्ते में एक रोती बिलखती हुई लड़की आती है और उससे कहती है, दीदी मेरी मदद करो, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फ्रॉक तक दिलवा सके। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। आराध्या जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है, उसे उसके ऊपर बहुत ही तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अनोखे कुएं से मिली हुई फ्रॉक में से एक सबसे सुंदर फ्रॉक उससे देती है और कहती है, ये लो, ये फ्रॉक तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और हाँ, तुम अपना जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाना। आराध्या फ्रॉक के साथ साथ उस गरीब लड़की को कुछ पैसे भी देती है, जिसके बाद वो गरीब लड़की आराध्या का धन्यवाद करके खुशी मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो लड़की खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अनोखे कुएं से और भी फ्रॉक मांगने जाती है। हे अनोखा कुआं, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आज मुझे आपसे और भी फ्रॉक चाहिए ताकि मैं उन्हें भी बाजार में बेचकर और भी गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर सकूं, साथ ही अपना घर भी चला सकूं। आराध्या के इतना कहते ही अनोखे कुएं के अंदर से बहुत सारे खूबसूरत फ्रॉक निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद आराध्या अनोखे कुएं का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा कुआं जी, आज आपकी वजह से मैं गरीब लोगों की मदद कर पा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते
तो पता नहीं क्या होता। अरे अरे, तुम्हें हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे भी इसी तरह से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास दौड़ी चली आना और मैं तुम्हें ढेर सारे फ्रॉक दूंगा, वो भी मुफ्त में। आराध्या वहाँ से सारे फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देती है। शाम होने तक आराध्या उन सारे फ्रॉक को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। इसी तरह आराध्या की सारी परेशानी दूर हो जाती है और अब आराध्या के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। साथ ही वो अनोखे कुएं के फ्रॉक की मदद से गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगती है।